ऑलराइट, तो हमने पढ़ लिया था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, और उसमें कंज्यूमर किस तरह से स्पेंड करता है डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स पे। और टू कीप द एग्जांपल सिंपल, हमने दो ही गुड्स ली थी कि उसका जो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाए। अच्छा, अब हमारे पास जो ये भी चूंकि क्वेश्चन आए हुए हैं पांच पेपर में कि अगर इनकम चेंज हो जाए या एडवर्टीजमेंट जो है ना उसका इम्पैक्ट हो कंज्यूमर पे, तो क्या कंज्यूमर बिहेवियर इस थ्योरी के मुताबिक जो है वो स्टडी किया जा सकता है टू टू बी इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या टू मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फैक्शन। ये हमने देखना है कि ये लॉ अप्लाई होगा अगर इनकम चेंज हो जाए या एडवर्टीजमेंट जो है ना वो हो किसी भी प्रोडक्ट की, तो क्या होगा। क्या कंज्यूमर जो है वो अपने एक कॉम्बिनेशन को चेंज करेगा टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या टू बी इन द इक्विलिब्रियम, क्योंकि फिर शायद इक्विलिब्रियम चेंज हो जाए। अभी हम देखते हैं कि क्या कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं होगा। और अगर होगा और वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आता है, इसका मतलब है कि ये लॉ जो है वो अप्लाई होता है इन इन अ सिचुएशन व्हेन इनकम चेंजेस, या व्हेन देयर इज इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट देयर फ्रॉम द बिजनेस। अच्छा, अब देखते हैं जी फैक्ट ऑफ चेंज इन इनकम। हम डायरेक्ट जो है वो आएंगे एग्जाम्पल पे। तो अगर आप टेबल देखें तो हमने वही पुरानी वाली एग्जाम्पल ली हुई है कि एक्स और वाई दो गुड हैं, इनकम 10 है जिसको वाई से शो किया हुआ है मैंने। वैसे भी इनकम को वाई से शो करते हैं। तो 2 रुपए या $2 जो मर्जी कह ले आप, एक्स 2 रुपए का, वाई 1 रुपए का। और हमने देखा टेबल के अंदर कि जो कंज्यूमर है वो एक्स की 4 यूनिट्स बाय कर रहा है और वाई के 2 यूनिट्स बाय कर रहा है। क्योंकि इस सूरत में कंज्यूमर की एक तो पूरी इनकम स्पेंड हो रही है, दैट इज ₹10। और दूसरा, वो जो लास्ट यूनिट ऑफ मनी जो स्पेंड कर रहा है यूनिट ऑफ एक्स पे, और जो लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड कर रहा है वाई पे, वो दोनों बराबर नजर आ रहे हैं। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस रेशियो जो दोनों की है वो हमें बराबर नजर आ रही है। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, ये तो हमें समझ आती है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब जो असल चीज है वो है कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती, जो मैंने किया कि कंज्यूमर की इनकम 10 रुपए से 15 रुपए हो गई, और प्राइसेस वही रखी हुई हैं, एक्स की 2 है और वाई की 1 है। तो अब क्या होगा जरा देखते हैं। अब 15 रुपए हो गए तो ऑब्वियसली कंज्यूमर को अपना जो क्या इनकम जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसका पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। अब अगर आप गौर करो तो अब वो एक्स के 6 यूनिट्स बाय कर रहा है और वाई के 3 यूनिट्स बाय कर रहा है। मैंने बोल्ड किया हुआ है इसलिए, जो मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस रेशियो है दोनों गुड्स की, उनको बोल्ड इसलिए किया कि 6 रुपये खर्च करेगा अगर एक्स पे, तो ऑफ कोर्स उसके 12 रुपये खर्च हो गए। और वाई पे 3 यूनिट खत्म खर्च करेगा तो उसके 3 रुपये और लग गए, क्योंकि वाई 1 रुपये का 15 रुपये पूरे हो गए। और यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसी और कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकती, क्योंकि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल यही कहता है। तो अब तो कंज्यूमर ने चेंज किया अपना, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ। कंज्यूमर, क्योंकि अब कंज्यूमर उतनी चीजें नहीं ले सकता। पहले क्या कर रहा था, ऊपर अगर हम देखें तो वाई की 4 और सॉरी एक्स की 4 और वाई की 2। तो अब आप देखो, अगर वो एक्स की 4 लेता है और वाई की 2 लेता है, तो उसमें हमें ये तो नजर आ रहा है कि दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस रेशो बराबर है। 35 आ रही है दोनों की ना, एक्स की अगर 4 और वाई की 2। लेकिन इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि पूरी इनकम स्पेंड नहीं हो रही। इसका मतलब है कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज नहीं हो रही। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 रुपये अगर एक्स पे खर्च करेगा तो 8 रुपये ये खर्च होंगे, और 2 रुपये अगर वाई पे करेगा तो 10 रुपये होंगे। तो 10 खर्च हो गए, 5 रुपये बच गए। तो उनको भी यूज करना है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ, और कंज्यूमर जैसे ही इनकम चेंज हुई तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। नाउ कंज्यूमर चेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ द गुड्स कंज्यूम्ड, और दोबारा से वो अब उसने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वो दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ गया। अच्छा, इसी तरह एक तो ये चीज है। फिर और उसकी अगर हम डायग्राम देख ले, क्योंकि हमने इसी से डिमांड कर्व भी ड्रॉ किया हुआ है, पीछे भी है, यहाँ भी कर सकते हैं हम। तो आप देख रहे हैं कि हमें क्या नजर आ रहा है कि एक्स जो है
उसकी भी ज्यादा क्वांटिटी वो बाय कर रहा है 4 से 6, और वाई की भी ज्यादा क्वांटिटी बाय कर रहा है 2 से 3। ठीक है ना, क्योंकि पहले वो x के 4 और y के 2 ले रहा था, अब वो x के 6 और y के 3 ले रहा है। तो दोनों में इजाफा हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स ये इनकम की वजह से हुआ है। तो आपको पता है इनकम एक नॉन प्राइस फैक्टर है और उसकी वजह से शिफ्ट आता है। तो डिमांड कर्व जो है वो राइट पर शिफ्ट हो गया है। तो ये हमने सर अभी जो आपने ऊपर टेबल दिखाया था उसमें जो इक्विलिब्रियम है वो 7 यूनिट्स ऑफ एक्स पे नहीं अचीव होगा, 7 यूनिट्स ऑफ एक्स और 4 यूनिट्स ऑफ वाई। अच्छा, 7 यूनिट्स एक्स के हम ले लें तो कितने रुपए खर्च हो गए? 7। 7 2 जार 14, राइट। तो इसका मतलब है अब वो 4 यूनिट तो वाई के ले ही नहीं सकता। वो वाई का सिर्फ क्या करेगा, एक ही यूनिट ले सकता है। तो यहाँ पर तो दोनों की मार्जिन यूटिलिटी टू प्राइस रेशो वैसे ही बराबर नहीं है। सर इक्वल है। अच्छा, कहाँ अगर एक्स के 7 लेता है? जी सर, अगर वो एक्स के 7 लेता है और वाई के 4 लेगा। हाँ, तो दोनों की मार्जिन यूटिलिटी टू प्राइस रेशो बराबर है, ये कह रही हो ना आप? जी सर। अच्छा, तो आपसे यही पूछ रहा हूँ मैं कि अगर वो एक्स के 7 यूनिट्स लेता है तो कितने पैसे खर्च हो गए? सर 14। अच्छा, ओके। और फिर और वाई के अब वो कितने ले सकता है, कितने पैसे बचे? सर 1। तो 1, तो फिर वो 4 यूनिट कैसे लेगा वाई के? ठीक है सर, समझ आ गई है। क्योंकि सारी इनकम उसने खर्च करनी है अगर यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। और यहाँ पे देखो यूटिलिटी कहीं जीरो या माइनस में नहीं जा रही, जो आपका पहले भी सवाल था। तो ऑफ कोर्स वो तो अगर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस रखता है कंज्यूमर तो उसको समझ है कि मैंने जीरो या माइनस में तो नहीं जाना ना, ऑफ कोर्स। तो वो देखेगा ये। अच्छा, और ये भी आपको बता दिया था कि वो जो हमने पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा था, उसमें आपने ये भी एक सवाल किया था कि सर वो अगर मार्जिन यूटिलिटी टू प्राइस रेशियो जो है वो पहले ही बराबर आने से पहले ही जो है वो जीरो हो जाए या माइनस में चली जाए। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि प्राइस तो कभी जीरो और माइनस में होती ही नहीं है। इसका मतलब ऑफ कोर्स कंज्यूमर मार्जिन यूटिलिटी के जीरो या माइनस में होने से पहले ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है ना? जी सर। और राइट, अब हम चलते हैं आगे। तो इसका मतलब है कंज्यूमर जो है वो रैशनली बिहेव करेगा और इनकम के चेंज होने से वो नए इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो सके। अब हम आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि अगर एडवर्टीजमेंट होता है तो ऑफ कोर्स आपको पता है इसका क्या इम्पैक्ट होता है। एडवर्टीजमेंट भी एक नॉन प्राइस फैक्टर है डिमांड का, और ये डिमांड को शिफ्ट करता है राइट साइड पे, आपको अच्छे से पता है। तो अब देखते हैं कि, और इसका मतलब ये भी है कि कंज्यूम जब एडवर्टीजमेंट होती है तो कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को ज्यादा लेना शुरू कर देता है, ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देता है। उसकी वजह क्या है? वही यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर के लिए अब उसी प्रोडक्ट में पहले से ज्यादा यूटिलिटी है, एडवर्टीजमेंट की वजह से। कि उसको उसकी यूजफुलनेस बताई गई है, उसकी सूटेबिलिटी बताई गई है, एडवर्टीजमेंट में ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। या जो भी, जो कंज्यूमर को पहले नहीं पता था, तो कंज्यूमर ने कहा कि भाई अब मैं इसकी ज्यादा क्वांटिटी लूंगा। अच्छा, और वैसे भी आपको पता है कि जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट चल रहा हो तो हम हमेशा इसको एसोसिएट करते हैं अपने साथ, अगर हम भी उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो। अच्छा, अब आप गौर करें, मैंने यहाँ पर एक ही टेबल में ही बना दिया है, तो परेशान इसमें नहीं होना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वही एक्स की 2 रुपये प्राइस है, वाई की 1 है, और इनकम 15 ही है जो हमारे पास थी चेंज होने के बाद। अब आपने गौर करना है, तो मैंने आपको पहले तो अ, ये जो हमारे पास एक कॉलम मैंने यहाँ बनाया है, ये मार्जिनल यूटिलिटी आफ्टर एडवर्टीजमेंट। ये आपने जेन में रखना है एक्स का। बाकी तो आपको पता है कि यूनिट ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम है, और मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ एक्स का कॉलम है। तो अब मैंने क्या किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आफ्टर एडवर्टीजमेंट हमें क्या नजर आ रही है यहाँ पर, 120। तो पहले कितनी थी एडवर्टीजमेंट से पहले? 100। 100। तो उसका मतलब इंक्रीज हो गई अगर एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव है। इसी तरह वो 90 से 110 हो गई, 80 से 100, 70 से 90, 60 से 80, 50 से 70, 40 से 60 और 30 से 50 वो भी बढ़ गई। अच्छा, जब एडवर्टीजमेंट्स की वजह से आपकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ गई है, तो ऑफ कोर्स आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस रेशो भी चेंज हो जाएगी। तो वो आपको दोबारा निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक और कॉलम बनाया है यहाँ पर। अब ये 120 है, तो ऑफ कोर्स आपको उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, 120/2, क्योंकि प्राइस जो है एक्स की वो 2 ही नजर आ रही है हमें। ठीक है, तो वो 60 हो गई।
इसी तरह 110 है तो वो 55 पे चली गई है, 100 है तो 50 पे आ गई, 90 का 45, 80 का 40, और इसी तरह 70, 60, 50 भी चेंज हो गया और वो 35, 30 और 25 में चला गया। इसी तरह यूनिट्स ऑफ वाई को देखो आप, तो उसमें भी मार्जिन यूनिटी ऑफ वाई हमारे पास मौजूद है, और मार्जिन यूनिटी टू प्राइस रेशियो भी मौजूद है, लेकिन हमने उसमें एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, यानी कि एडवर्टीजमेंट जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट एक्स के लिए हुई है। तो आप ये देखो, पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ पर था, कितने यूनिट्स एक्स के बाय कर रहा था और कितने वाई के, जो मैंने दिखाया हुआ है। सर 6 यूनिट्स एक्स के और 3 यूनिट्स वाई के। जी एग्जैक्टली, और यहाँ पे दोनों की मार्जिन यूटिलिटी प्राइस रेशो बराबर आ रही है, बिल्कुल सही, यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो रही है। अब जब कंज्यूमर जो है वो, अब उसकी नई आ गई है मार्जिन यूटिलिटी प्राइस रेशो, तो वो अब क्या कर रहा है कि वो 6 की जगह 7 यूनिट्स बाय कर रहा है। ठीक है, अब हमने मार्जिन यूटिलिटी प्राइस रेशो ये वाली देखनी है, 7 इसके बाय कर रहा है और वाई के का एक बाय कर रहा है। तो अगर वो सब्स्टिट्यूट है वाई फर्ज किया, तो अब उसके लिए चूंकि यूटिलिटी एक्स में ज्यादा हो गई है, तो ऑफकोर्स उसने एक्स को बढ़ा दिया है। वैसे भी आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट जब होती है तो नॉन प्राइस फैक्टर है और डिमांड को शिफ्ट करता है राइट पर, तो डिमांड बढ़ेगी ना। तो एक्स की डिमांड बढ़ गई और वाई की कम हो गई, क्योंकि उसे एक्स अब ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, कि ज्यादा यूजफुल लग रहा है। तो यहाँ पर भी वो जब 7 यूनिट्स बाय कर रहा है वाई एक्स के, और 1 यूनिट बाय करेगा फिर वाई का, तो मार्जिन यूटिलिटी टू प्राइस रेशियो दोनों की बराबर हो गई 30, और यहाँ पर भी 30 आ गई। तो अब वो 7 और 1 के हिसाब से रहेगा। तो एडवर्टीजमेंट की वजह से भी कंज्यूमर ने अपने बाइंग पैटर्न को चेंज किया है, और कॉम्बिनेशन चेंज करके वो दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ गया है, क्योंकि वो दोबारा से डिसइक्विलिब्रियम में चला गया था जैसे ही एडवर्टीजमेंट की वजह से एक्स की एक्स के लिए उसकी यूटिलिटी बढ़ गई है। जी समझ आ गई। जी सर। ओके ऑल राइट, अब कुछ क्वेश्चन हैं, इनमें से मैं आपको क्वेश्चन एज यूजुअल दूंगा, एमसीक्यूज और पास पेपर के क्वेश्चंस। ये मैंने आपसे अच्छा, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। एक्चुअली इसमें ना 25 नंबर के क्वेश्चन भी मौजूद हैं, तो 25 नंबर का क्वेश्चन तो अब आता ही नहीं है, वो आता है 20 नंबर का, और 12 और 13 के भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी अब नहीं आते। तो बहरहाल हम इसी से गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि नए जो पेपर अभी हैं 2023 से ऑनवर्ड, मई जून से लेके मई जून 2023, अक्टूबर नवंबर 2023 और मई जून 2024, अभी तक यही पेपर आए हैं। तो उसमें इसमें से सवाल नहीं आया, तो इसका मतलब है कि अक्टूबर नवंबर में आने के चांसेस भी हैं, और आपके भी पेपर में आने के चांसेस हैं। तो इसको अच्छे से हमें करना है। अच्छा, अब तो हम पहला सवाल ही देखेंगे, मैं पहला सवाल पढ़ता हूँ कि इकोनॉमिक एनालिसिस एडिक्वेटली एक्सप्लेन्स हाउ अ रैशनल कंज्यूमर determines a pattern of consumption from a given income in a perfect market with no advertising। अच्छा, अभी परफेक्ट मार्केट को ना हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हमने अभी पढ़ा नहीं है परफेक्ट मार्केट क्या होती है, लेकिन आप इस वर्ड को इग्नोर कर दें और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती हैं। अच्छा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द मोर कॉमन केस ऑफ व्हाट हैपेंस इफ इनकम चेंजेस और इफ देयर इज एडवर्टाइजिंग, द थ्योरी इज देयरफॉर ऑफ लिटिल मेरिट, डू यू एग्री विद दिस असर्शंस। अच्छा, अब आप ना इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये 25 नंबर का सवाल है, हमें 25 नंबर का सवाल नहीं करना। तो हम ऐसे करते हैं कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि हम फॉलो नहीं करेंगे, जस्ट मिनट मैं इसका, एक तो ये कि हम इसको भूल जाते हैं, इन्हें परफेक्ट मार्केट, इन्हें मार्केट की बात कर लेते हैं। और दूसरा, आपकी मर्जी है कि आप एडवर्टाइजिंग को इस्तेमाल करना चाह रही हो, या आप जो है वो इनकम की बात करना चाह रही हो, दोनों में से एक को इस्तेमाल करना, क्योंकि सवाल हमारा 25 नंबर का नहीं आना, 20 का आना है। तो हम उसी को देखकर, आपकी मर्जी है, इधर एडवर्टाइजिंग यूज कर लो आप, या इनकम चेंज को इस्तेमाल कर लो। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, और 20 नंबर का अगर सवाल है, तो ऑफ कोर्स आपके नंबर जो है वो, अगर नॉलेज की बात करूंगा तो नॉलेज के 4 नंबर तो होंगे ही। अच्छा, 4 से 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने एनालिसिस का भी आपको बताया था कि उसके मार्क्स जो हैं वो आपके हो सकते हैं 8 से 9, बल्कि ये अगर 4 नंबर है ना तो 10 होंगे ना, 9 से 10 एनालिसिस के नंबर होंगे, और यानी कि अगर 5
का नॉलेज के मिल रहे हैं तो 9 मिलेंगे एनालिसिस के, और अगर 4 नॉलेज के मिल रहे हैं तो फिर 10 मिलेंगे एनालिसिस के, तो 14 नंबर होते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपका जो बाकी बच गया वैल्यूएशन, उसमें आपके 6 नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि 14 मार्क्स जो हैं वो नॉलेज और एनालिसिस के होते हैं। तो आप ऑब्वियसली स्टार्ट जब करेंगे तो नॉलेज में आप जो है वो जो लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के बारे में आप बता सकते, या इक्वी के बारे में पहले नॉलेज शो करना है, डेफिनेशन है, टर्म्स हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल, एवरेज, कोई डायग्राम बनाना चाह रही हो, दिखाना चाह रही हो, वो भी बना सकते हैं। ऑफ कोर्स वो नॉलेज में ही आएगा। और उसके बाद आपने दिखाना है कि कंज्यूमर जो है वो किस तरह से इक्विलिब्रियम में आता है। लिखा है ना कि ऊपर कि वो एडुकेटली एक्सप्लेन करता है कि रैशनल कंज्यूमर डिटरमिन द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन फॉर अ गिवन इनकम इन ए मार्केट विद नो एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो आपने पहले वो दिखाना है कि हाँ जी, एडवर्टीजमेंट जो भी है, मतलब आपने एक जो मैंने एग्जांपल ली हुई है कि दो प्रोडक्ट लेकर, तो दिखाना है कंज्यूमर किस तरह से डिसाइड करता है कि वो इक्विलिब्रियम में आएगा, और कितने कितने यूनिट दोनों का बाय करेगा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल के मुताबिक। और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल भी आपने मेंशन करना है और दिखाना है कि देखें ये इक्वेशन को मीट कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन, तो इसलिए वो यहाँ इक्विलिब्रियम में है। और उसके बाद आप अपने एनालिसिस आपका चलेगा कि इनकम को चेंज करना है या एडवर्टाइजिंग को चेंज करना है, और दिखाना है कि कंज्यूमर अपने कॉम्बिनेशन को किस तरह से तब्दील कर रहा है, और फिर इक्विलिब्रियम में रह रहा है। और फिर आप बताएंगे कि इसका मतलब है कि ये जो लॉ है आपका, या जो कार्डिनल अप्रोच है, ये बताती है कि अगर इनकम चेंज हो तो कंज्यूमर जो है वो, यानी कि अप्लाई होता है, और कंज्यूमर अपने बिहेवियर को चेंज करके, अपनी कॉम्बिनेशन को चेंज करके दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये आप तो बताएंगे। अच्छा, अब ये कि वैल्यूएशन भी है साथ में, जब आपने बताया तो आप ये कुछ वैल्यूएशन का पार्ट भी होगा ये, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने कहा कि वो लिखा है द थ्योरी इज देयर फॉर ऑफ लिटिल मेरिट, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लिटिल मेरिट है, उसका तो हमें नजर आ रहा है कि इनकम चेंज होने से जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दोबारा आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि आप कभी भी इस तरह के सवाल में ये नहीं कह सकते हाँ जी ये परफेक्टली अप्लाई हो रही है। तो इश्यूज होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की थ्योरीज में अजम्पशन भी होती हैं, लिमिटेशन भी होती हैं। तो फिर आप यूज करोगी उनको, अजम्पशंस को जो रियलिस्टिक नहीं है, लिमिटेशंस, उनको यूज करोगी और अपने पॉइंट को फर्दर डेवलप करोगी कि भाई हाँ अगर ये इश्यूज हैं, तो अगर हम कहें कि परफेक्टली अप्लाई होती है तो वो नहीं होती, एंड यू विल बी इनटू योर वैल्यूएशन इन दिस केस। और फिर आप उनको इस्तेमाल करके अपनी वैल्यूएशन को कंप्लीट करोगी। जी, वो क्वेश्चन है आपका। जी सर, पूरा टेबल बनाना होगा जिस तरह जी, से अभी कोई क्वेश्चन आपने। नहीं है ना, दोबारा से बोलना जरा। सर क्वेश्चन में जब आपने कहा ना कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वगैरह हमने सब दिखाना है डायग्राम के थ्रू, तो वो पूरा टेबल वगैरह बनाना पड़ेगा जिस तरह आपने बनाया हुआ है नोट्स में। देखो, अगर आपने डायग्राम नहीं बनानी तो इशू नहीं है, अगर आप टेबल से भी दिखाना चाहते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन टेबल के थ्रू थ्रू दिखाना तो पड़ेगा, ताकि उसको फिर आप एक्सप्लेन भी करेंगे, वो आपका एनालिसिस होगा ना। ओके सर। और आपको पता है कि आपने जब एनालिसिस कर लिया, तो वैल्यूएशन आपको पता है बिजनेस में भी ऐसे ही होता है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करेंगे, मतलब ये जो सेकंड वाला पार्ट है उसका, कि ये ऑफ लिटिल मेरिट है कि नहीं, तो उसमें आप बताएंगे भी कि नहीं लिटिल मेरिट तो नहीं है, लेकिन उसमें जो इश्यूज हैं वो भी आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ ये रियलिस्टिक नहीं है। तो अगर रियलिस्टिक नहीं होगी तो फिर कैसे अप्लाई होगी, तो ये भी एक इशू आ जाता है। जैसे एक आप अजम्पशन को ले लो कि इसमें आप यूटिलिटी को कैसे कहते हैं मयरेबल है, तो जब यूटिलिटी मयरेबल नहीं है, तो फिर आप किस तरह से कंज्यूमर अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करेगा। ये जैसे मैंने आपको कहा कि वो आइटम्स जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, उनकी यूटिलिटी को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। आपने सोफा ले लिया, अब एक दफ़ा बैठे, दो दफ़ा बैठे, तो यूटिलिटी मेजर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो शायद बहुत ही माइनर से चेंज आ रहा हो। तो उस केस में फिर आप जब फर्क ही नहीं कर सकते, या यूटिलिटी में चेंज आपको नजर ही नहीं आ रहा सेटिस्फैक्शन, तो फिर बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे, इस तरह करके आप फिर अपनी वैल्यूएशन भी कंप्लीट करें। ठीक हो गया। यस सर। ओके, और राइट, तो ये वाला सवाल आपने अटेम्प्ट कर लेना है, एमसीक्यूज मैं आपको भेज दूंगा। अब हम आगे चलते हैं। और ये बाकी क्वेश्चन भी हम जरूर जो है ना वो जरूर देख लेंगे, लेकिन मैं एक दफा जो है वो आप के क्वेश्चन को देख लूँ, फिर ये जो बाकी क्वेश्चन है ना, इनमें से कुछ क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया तो हो जाए कि एग्जामिनर किस तरह से सवाल पूछता है।
या फिर अभी चलो पहले ही देख लेते हैं थोड़ा सा, ओके, क्योंकि आगे अगले हम टॉपिक को मूव कर जाएंगे। तो अब क्वेश्चन तो मैंने साइन कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है, एनालाइज व्हाट इज मेंट बाय द इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर डिमांड एंड वेदर इट कैन बी लिंक्ड टू द डेरिवेशन ऑफ अ मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर कट क्वेश्चन है, ऑल्दो 13 नंबर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सवाल की नेचर को अंडरस्टैंड करना है। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल आपने बताना है, और फिर ये बताना है, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन भी नहीं है ना, तो बताना है कि भाई मार्केट डिमांड कर्व कैसे ड्राइव होता है, और आपको पता है वो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर इसी तरह तीसरा सवाल देखें तो, ब्रीफली एक्सप्लेन द इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड कंसिडर वेदर इट स्टिल अप्लाइज इफ कंज्यूमर्स पे मोर बाय कैश एंड लेस बाय क्रेडिट कार्ड। तो अब ये भी नहीं आता, लेकिन ये कि इसमें भी आप इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल के बारे में तो जरूर बताएंगे, यूटिलिटी मैक्स सॉरी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। और लेकिन आगे इसमें थोड़ा वेरिएशन का पार्ट हमें 4 नंबर का नजर आ रहा है कि कंज्यूमर जो है, अच्छा मैं ना चाहूंगा कि इस, वो तो 20 नंबर का है, ये 4 नंबर का सवाल किस तरह से है। अभी हम इसको चलो इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि ये सेक्शन 1 का सवाल है। सेक्शन 1 अभी हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमने इतने टॉपिक्स नहीं किए, तो मैं इसको फिलहाल इग्नोर कर देता हूँ। बाद में इसको देख लेंगे। ये 6 वाला भी चूंकि सेक्शन 1 है, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि सेक्शन BC में बड़े सवाल आते हैं। अच्छा, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में बी यूज्ड टू डिटरमिन द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड। ये भी आसान है। अब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की बात करेंगे, उसका टेबल है या डायग्राम है, और बताएंगे उससे डिमांड कर्व कैसे ड्राइव किया जाता है। ये भी मेरे नोट्स में मौजूद है। फिर इस तरह ये सवाल देख लें, एक्सप्लेन द थ्योरेटिकल लिंक बिटवीन यूटिलिटी प्राइस एंड द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। ये भी आपको अच्छे से पता है, आपकी मर्जी है, आप इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको, हमें पता है कि कंज्यूमर जब कोई प्राइस पे करने के लिए विलिंग होता है, तो वो प्राइस होती है जिस पे उसकी यूटिलिटी प्राइस के बराबर आ जाती है। और फिर इसलिए जब प्राइस बढ़ती है, तो कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर देता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से यूटिलिटी थोड़ी ना बढ़ती है। तो प्राइस यूटिलिटी से एक्सीड कर जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। तो कंज्यूमर फिर इसीलिए कम डिमांड करता है। और यही वजह है कि जो बिहेवियर का, जो डिमांड का आपका बिहेवियर है, वो भी इस तरह का होता है कि वो नेगेटिव रिलेशन रखता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये भी आप आराम से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से और कोई क्वेश्चन जरा थोड़े से देख लें हम आगे एंड पे। यहाँ अच्छा, यहाँ बड़े नंबर का सवाल भी जरा देखते हैं। अम, ये वाला सवाल, कंज्यूमर डिमांड इज समटाइम इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजिंग एंड समटाइम इन्फ्लुएंस्ड बाय impulse buying. This means that the economic theories of consumer demand based on utility are of no relevance to a firm trying to determine its likely revenue. डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो फर्म की बात कर रहा है, तो ऑफ कोर्स हमने ये थोड़ा सा, उन्होंने सवाल जो है वो प्रोडक्शन यानी कि फर्म के साथ भी दे दिया है। तो क्योंकि वहां लिखा है, दिस मीन्स दैट द कंज्यूमर इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर डिमांड बेस्ड ऑन यूटिलिटी आर ऑफ नो रेलेवेंस टू अ फर्म। ये नहीं होती। अच्छा, अब हम इसको अगर देख लें, तो क्या ये बात ठीक है उसकी, कि हमेशा एडवर्टाइजमेंट से होती है? इम्पल्स बाइंग क्या होती है? इम्पल्स बाइंग होती है जब आप बगैर प्लान के जाते हैं, और आपको एक चीज अचानक पसंद आ जाती है, तो आप उसको बाय करने लगते हैं। तो क्या उसमें यूटिलिटी नहीं देखी जा रही? आपको अट्रैक्ट कर गई वो चीज। तो बाद में होता है कि आपने एक चीज देखी और पसंद आ गई, बाय कर ली, और बाद में शायद आप इसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। और कई बार पूछते हैं कोई घर वाले या आपके कजन रिश्तेदार, ये क्यों लिया? वो बस ऐसे ही पसंद आया था, मैंने लेके रख लिया बस। तो ऐसा हो जाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि, और नो रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ये बिहेवियर जरूर है। तो आप बता सकते हैं ना इसमें कि, इसमें ज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर रैशनली बिहेव करे। तो ये लिमिटेशन में आएगा कि इम्पल्स बाइंग एक रैशनल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि जब आप कोई चीज खरीदनी होती है तो आप प्लान करते हैं, मुझे ये चीज चाहिए, मेरी ये नीड है या ये वांट है, उसको सेटिस्फाई करना है। तो इम्पल्स बाइंग जो है वो इस लॉजिक पे बेस्ड नहीं होता। तो ऑफ कोर्स ये बात ठीक है कि ये थ्योरी फिर इम्पल्स बाइंग वाले बिहेवियर पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो तो कहते हैं कंज्यूमर रैशनली बिहेव करता है, जबकि कई दफा कंज्यूमर रैशनली बिहेव नहीं भी करता, जैसे इन केस ऑफ इम्पल्स बाइंग। तो ये ऑफ कोर्स आप एवेल्यूशन के अंदर इसको भी एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप बताएंगे कि एडवर्टीजमेंट भी है और कंज्यूमर, क्योंकि एडवर्टीजमेंट यूटिलिटी क्रिएट करती है, सीधी सी बात है। और फिर कंज्यूमर देखता है कि मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। अब आपकी इक्वी मार्जिन यूटिलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसी तरह the analysis of margin utility as an explanation of consumer equilibrium can only be related to the purchase of one good, cannot be used if income increase
and is not applicable if advertising causes a change in taste. It is in practice not a useful guide to consumer behavior. ये भी ऑलमोस्ट क्वाइट सिमिलर टू वो टू द क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज किया है, लेकिन है वही। एक चेंज जो आया है इसके अंदर वो ये कि अगर आप पहली लाइन देखो तो लिखा हुआ है कि जो एनालिसिस है ना मार्जिन यूटिलिटी का, यानी जो हमने थ्योरीज पढ़ी है दोनों, वो रिलेट करती है सिर्फ एक गुड को परचेज करने से। तो और अगर यानी कि अगर ज्यादा होंगी तो ये अप्लाई नहीं होता, और इनकम चेंज हो या एडवर्टाइजिंग हो तो फिर तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। तो ये आप तो खैर बता सकते हैं, लेकिन पहले वाली लाइन को कैसे एड्रेस करेंगे, आप बता सकती हो? जो पहली लाइन लिखी हुई है कि ये सिर्फ एक गुड को परचेज अगर करना हो तो हेल्प आउट करता है, कंज्यूमर को गाइड करता है कि इक्विलिब्रियम में कैसे आना है। सर हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का फिर बताएंगे। जी एग्जैक्टली exactly। तो आप पहले ये शुरू में बताएंगे कि जी बिल्कुल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की तो ये लिमिटेशन है कि वो एक पे अप्लाई होता है और ज्यादा पे नहीं होता, लेकिन इक्वी मार्जिन यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी से ही डिराइव किया गया है, अजम्पशन वही वाली हैं। तो आप उसको फिर बिल्कुल बता सकते हैं, और बाद में फिर ये जो 25 का है तो हमें तो इसको नहीं देखना। आप फिर एडवर्टाइजिंग या इनकम को लेकर इसको आगे लेके चल सकती हो कि जी उस पे भी अप्लाई होता है। ओके। ये तो सवाल शायद रिपीट ही हो रहा है। हाँ इसको छोड़ देते हैं। अम, हाँ अब ये भी अगर देख लें कि 19 क्वेश्चन जो है, विद परफेक्ट मार्केट, अगेन हमने मार्केट अभी नहीं पढ़ी है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। एंड अ गिवन इनकम, इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स हाउ अ रैशनल कंज्यूमर डिसाइड्स द क्वांटिटीज ऑफ विच प्रोडक्ट्स टू डिमांड। ये आप बता सकते हैं, पता है आपको। इट कैन नॉट दो एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन इनकम चेंज, ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह की बात है। तो आप बता सकते हैं इनकम चेंज होने से भी वो अप्लाई होता है। और व्हेन बिजनेसेस इन इनपरफेक्ट मार्केट्स मैनिपुलेट प्राइसेस, यानी कि अगर प्राइस चेंज हो तो तभी वो नहीं अप्लाई होता है। तो ये दोनों हमने देखे हैं। अगर प्राइस चेंज हो जाए या इनकम चेंज हो जाए या फिर एडवर्टीजमेंट आ जाए तो उसमें ये लॉ अप्लाई होता है, और कंज्यूमर अपनी वो कॉम्बिनेशन को चेंज कर लेता है। प्राइस में भी करता है ना चेंज, हमने ऊपर देखा है कि। और अगर नहीं देखा तो हम देख सकते हैं, अगर मैं पीछे जाऊं यहाँ पर, कि यहाँ पर देखो ना, अब अगर एक्स के 2 ले रहा है और वाई के 10 ले रहा है, तो मैंने ये देखो यहाँ पर प्राइस चेंज की हुई है आपके सामने। तो मैंने यानी कि मेरे नोट्स में सारा लिखा हुआ है कि मैंने लिखे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो भी यहाँ से निकलते हो। तो आप ये इसको भी एड्रेस कर सकते हैं कि हाँ मैंने एक प्रोडक्ट की प्राइस को ही चेंज की है। अच्छा, फिर इसी तरह हम अगर देख लें ताकि ना आप कॉन्फिडेंट फील करो और पता हो कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किया जा सकते हैं इसमें। अब 12 वाला चले नहीं अभी देख रहा, और वैसे ज्यादातर आखिर में 12 वाले ही हैं। तो चले कोई बात नहीं, हम 12 अब आप बाकी खुद से स्टेटमेंट्स पढ़ सकती हो, और कोई अगर आपको लगे कि सर इस क्वेश्चन की मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या है, तो करना तो वही है, लेकिन बाकी आप क्वेश्चन को गो थ्रू कर सकती हो कि सर मुझे समझ ही नहीं आ रही सवाल में करना क्या है। तो आप मुझसे फिर पूछ सकती हो। वैसे मैंने क्वेश्चन का ईयर और वेरिएंट भी लिखा हुआ है, तो इशू नहीं होना चाहिए। आप मार्क्स स्कीम भी देख सकती हो, लेकिन मार्क्स स्कीम में इतना कोई लिखा नहीं होता, सीधी सी बात है, ए लेवल में ऐसे ही होता है। तो लेकिन फिर भी आप वो देखने के बाद आपको लगे कि नहीं समझ आ रही, तो फिर हम वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा आगे हम आ गए, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, और अब मैं आपको अगला जो टॉपिक हमारे पास आ गया वो है जी इंडिफरेंस कर्व। ये टॉपिक नंबर 2 है, इसके नोट्स में मैं आपको जल्दी से शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले हम इसको समझ लें कि ये क्या कह रहा है। अच्छा ये जो है, इसे लिखा हुआ है इंडिफरेंस कर्व एंड कर्व्स एंड बजट लाइन। तो पहले तो ये समझ लो कि ये हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ने लगे हैं। फर्क क्या है, पहले हमने पढ़ी है कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बेसिकली बेसिकली अगर देखें ना तो हमारे पास टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो हमने कार्डिनल अप्रोच से पढ़ लिया। अब हमारे पास आ रहा है ऑर्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अब ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, कि इसमें वो ये कहते हैं कि कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं। तो ये कहते हैं कि आप यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं। ये जो ऑर्डिनल का वर्ड है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्डिनल का मतलब होता है कि 1 2 3, तो उनको तो ऐड कर सकते हैं आप, आपको पता है अच्छे से।
तो जो ऑर्डिनल है, इसका मतलब ऑर्डिनल यानी कि इसका मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, याद रखिएगा। तो इसका मतलब है आप रैंक, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको ऐड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। रैंक को कभी ऐड किया है तो हाँ ये बता सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड से बेहतर है, सेकंड थर्ड से बेहतर है। तो आप रैंक कर सकते हैं कि यहाँ कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस कॉम्बिनेशन जो वो ले रहा था, या यहाँ पर कम है। लेकिन एग्जैक्टली कितनी है ये नहीं बताया जा सकता, तो इसलिए इसका नाम ऑर्डिनल अप्रोच है। यू कैन रैंक कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अच्छा, लेकिन मैयर आप नहीं कर सकते। अच्छा, उसके लिए भी उन्होंने हमारा हमें कॉन्सेप्ट दिया इंडिफरेंस कर्व का। अब नाम से हमें नजर आ रहा है इंडिफरेंस, ठीक है। तो हम बोलते भी आई एम इनडिफरेंट। अब इसका मतलब ये है कि मुझे अगर कोई दो बंदे या दो चीजें पसंद है तो मैं दोनों को एक जैसा समझता हूँ, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। ये वर्ड इस तरह ही निकला है ना, उसी से इंडिफरेंस कर्व है। कि ऐसा कर्व कि जिस पे आप, वो करता क्या है ये कर्व, ये कॉम्बिनेशन शो करता है टू डिफरेंट गुड्स जो कि कंज्यूमर खरीद सकता है, ठीक है, या खरीदना चाहता है, या प्रेफरेंस को शो कर रहा है, आप ऐसे ले लें। यानी कि इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस को शो करता है कि ये दो गुड्स हैं जो कंज्यूमर बाय कर सकता है, ठीक है, बाय करना चाहता है, कर नहीं सकता, सॉरी, ठीक है, फर्क है इसमें, अभी आपको बाद में पता चलेगा। तो प्रेफरेंस शो कर रहा है दो गुड्स की। तो अब इसमें जो कॉम्बिनेशन में दिखा रहा हूँ आपको, ए बी सी, मैंने शेक्स और पिज्जाज लिए हैं। तो अगर आप मूव करते हैं ए से सी की तरफ या ए से बी की तरफ तो कॉम्बिनेशन डज चेंज, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन लेवल है इट रिमेन द सेम। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो आई सी है, क्योंकि इसका नाम इंडिफरेंस कर्व है, तो आपको कोई भी पॉइंट ले लें ऑन द सेम आई सी, द सेटिस्फेक्शन लेवल रिमेन द सेम। कि आई सी द कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, वेर एज ईच कॉम्बिनेशन शोज इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक ए से बी की तरफ जा सकता है, ए से सी की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल तो वही है, लेकिन उसकी एबिलिटी है कि नहीं, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व, आई रिपीट, एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू बाय को नहीं शो करता। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि कंज्यूमर ए से सी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है सी को और वो बाय कर सकता है, ऐसा नहीं है। कंज्यूमर प्रेफर तो कर सकता है, लेकिन बाय वो तब तक नहीं कर सकता जब तक हमें ये ना पता हो कि कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर कितनी है। और ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है उसकी इनकम लेवल पे। तो वो इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल नहीं दिखाता। और इसीलिए बाद का एमसीक्यूज में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, वो इस तरह के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें लिखा होता है कि कंज्यूमर जो है ना वो ऑप्शन सी को, अगर वो शेक्स पसंद कर रहा है तो वो ऑप्शन सी को बाय करेगा। वो बाय कहाँ से करेगा? बाय तो तब करेगा ना जब उसकी एबिलिटी होगी। तो ये बात ध्यान में आपने रखनी है कि ये इट शोज प्रेफरेंसेस, लेकिन एबिलिटी को शो नहीं कर रहा, ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, और ये अब आपको नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, जस्ट। जी। अच्छा जी, अगर हम गौर करें अब तो हमारे पास ये इंडिफरेंस जो नजर आ रहा है वो इतने शेक्स और, अरे ये क्या हो, लाइन ही नहीं लग रही सही, एक मिनट, मैं जरा इसको, अच्छा इसी तरह वो एक इतने बाय कर रहा है और इतने, तो हमें नजर तो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप एक चीज पे गौर करो कि पहले मैं अब यहाँ पे अगर नंबर्स दे दूं, शेक्स 100 है, यहाँ पर आके 40 हो गए, और यहाँ आके लेट से 20 हो गए। इस तरह पिज्जा अगर मैं लेता हूँ तो लेट से कि यहाँ पर दो थे, दो कम हो गए, ज्यादा कर लेते हैं, नो इश्यूज, हम 10 कर लेते हैं। तो फिर वो लेट से चला गया, कितने पे कर लें, 30, और उसके बाद वो आ गया जी लेट से 60। तो अब आप गौर करो कि अगर कंज्यूमर सी से ए की तरफ जा रहा है तो उसकी प्रेफरेंस ए की तरफ है, जा सकता है कि नहीं ये अलग बात है। तो कंज्यूमर जो है वो 60 शेक्स छोड़ने के लिए तैयार है, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट हाउ मेनी पिज्जा, ऑफ कोर्स 10, ऑफ कोर्स 10 कह रहा हूँ, वो 10 तो पहले ही ले रहा था, वो 20 और लेना चाहेगा।
ले ये, तो ये जो नजर आ रहा है कि वो 20 और पिज्जा लेने के लिए 60 शेक्स ले छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर उसकी एबिलिटी है तो। और उसके बाद अगर आगे देखें आप, वो ए से बी की तरफ फर्दर जाता है, तो अब वो 20 शेक्स छोड़ने के लिए तैयार है अगर ए से बी की तरफ जाएं। लेकिन अब वो पिज्जा 30 मांग रहा है, 30 पिज्जा मांग रहा है, लेकिन शेक सिर्फ 20 छोड़ने के लिए तैयार है। ये क्या हुआ? इसको हम बोलते हैं MRS इज फॉलिंग। और MRS का मतलब होता है, मैंने लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए दूसरे गुड का कंज्यूमर कितने यूनिट्स दूसरे गुड के छोड़ने के तैयार है। यानी कि अगर एक गुड के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने हैं तो एडिशनल यूनिट्स लेने हैं, तो पहला जो गुड है उसके कितने यूनिट्स वो छोड़ने के लिए तैयार है। तो आप गौर करो, उसका मतलब एवरी टाइम कंज्यूमर कंज्यूम्स एडिशनल यूनिट ऑफ पिज्जा, तो वो शेक्स के कम यूनिट पहले के मुकाबले में छोड़ना चाह रहा है। और कम छोड़ रहा है लेकिन मांग वो ज्यादा रहा है। पहले वो 20 मांग रहा था 60 छोड़ के, अब वो एक तो मांग भी ज्यादा रहा है 30, और छोड़ भी 20 रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वही है कि जब एक चीज आपके पास ज्यादा होती है तो उसमें आपके लिए यूटिलिटी, ऑफ कोर्स मार्जिनल यूटिलिटी, कम होती जाती है। ठीक है, तो इन्हें मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से रिप्लेस कर दिया है, कि MRS कम हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है ना। तो आपने जब सी पे था उसके बाद शेक बहुत ज्यादा थे, उसने कहा भाई मैं छोड़ सकता हूँ। और चूंकि पिज्जा कम थे तो पिज्जा में उसके लिए यूटिलिटी ज्यादा थी, तो उसने इसको ज्यादा बाय किया और 20 लेने के चक्कर में 60 छोड़ दिए। लेकिन जब वो ए पे पहुंचा तो अब ऑफकोर्स उसकी शेक्स कम हो चुके हैं। इसका मतलब है शेक्स की मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा है। अब आपको पता है कि जब किसी कंज्यूमर पीछे पड़ा है हमने कि यूनिट्स कम कंज्यूम करता है तो मार्जिन यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो अब वो ज्यादा यूनिट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो कम यूनिट छोड़ के भी पिज्जा को ज्यादा लेना चाह रहा है, क्योंकि पिज्जा ऑलरेडी उसके पास है। तो पिज्जा की यूटिलिटी तो ऑलरेडी कम हो रही है, और जो शेक्स हैं उनकी यूटिलिटी बढ़ रही है। तो जिसकी यूटिलिटी बढ़ रही है उसको वो छोड़ना, कम छोड़ना चाहेगा। और जो दूसरा है उसको वो अगर लेगा भी तो ज्यादा क्वांटिटी में लेगा, ताकि अगर 20 वो छोड़ता है और 30 मिलते हैं तब वो कहता है कि आई एग्री, क्योंकि जो 20 यूनिट्स की यूटिलिटी है वो शायद 30 यूनिट्स ऑफ पिज्जा के बराबर हो गई है। तो इस वजह से आपको हमेशा ये शुरू में स्टीप स्लोप नजर आता है आईसी का, और बाद में थोड़ा फ्लैट होता जाता है। उसकी वजह है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम होता जाता है एज कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम सी टू ए एंड ए टू बी। जी, यहाँ तक समझ आ गई? कोई इशू तो नहीं है?